हाँ, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई चल रही है? चलो, तो क्या पढ़ रहे थे अपन लोग? मैटर इन अवर सराउंडिंग वाला चैप्टर चल रहा है अपना। ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर वाली हेडिंग स्टार्ट करी थी। और हम लोगों ने उसमें ये पढ़ा था कि किसी एक स्टेट ऑफ मैटर को कैसे हम किसी दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर इनका आपस में जो इंटर कन्वर्जन है उसके बारे में पूरा डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। और साथ ही साथ लास्ट लास्ट में मैंने एक चीज और बताई थी कि दो फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चेंजेस में, और एक था उसमें से टेम्परेचर और दूसरा था प्रेशर। तो मैंने एक रफली आइडिया भी दे दिया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से आप हीट करोगे किसी पार्टिकल को। हीट होने से क्या होता है, जो हीट होती है उससे कुछ एनर्जीज उन पार्टिकल्स को मिल जाती है। उस एनर्जी को गेन करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो और तेज मूवमेंट करने लगते हैं। और जितना मूवमेंट फास्टर होगा उतना ज्यादा वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो अपन ने सारी प्रोसेसेस के नाम भी देख लिए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं फैक्टर बेसिस पे चलेंगे अपन। पहले अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने या टेम्परेचर कम करने से स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या बदलाव आते हैं और उन मेथड्स के क्या क्या नाम हैं, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लगा लेंगे सबसे पहले, क्या? इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब पहले हम टेम्परेचर टेम्परेचर का डिस्कशन करेंगे पूरा। ठीक है। अभी जो हेडिंग चल रही है अपनी, ये लंबी चलेगी। अभी ये जो हेडिंग चलने वाली है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें हम फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे किस किस तरीके के कन्वर्जन पॉसिबल है और कम करने पे भी क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। और फिर हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे। तो प्रेशर का इफेक्ट तो छोटा सा ही है, मेन है टेम्परेचर का इफेक्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप का इंटर कन्वर्जन क्या था? फर्स्ट टाइप का इंटर कन्वर्जन क्या था? सॉलिड से लिक्विड। जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। और क्या बोलते थे इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हम बोलते थे मेल्टिंग। मेल्टिंग, या इसका एक और नाम क्या था? फ्यूजन। मेल्टिंग या फ्यूजन। तो पहली हेडिंग लगा लेंगे। आज की लेक्चर की पहली हेडिंग होती है मेल्टिंग या फ्यूजन। तो मेल्टिंग या फ्यूजन क्या होता था? अगर मैं शॉर्ट में यहां पे लिखना चाहूं तो, जब भी किसी सॉलिड को आप हीट करो और हीट करने पे वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। ठीक है। किसी भी सॉलिड को हीट करने पे अगर वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। तो प्रॉपर अगर डेफिनेशन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? द process by which a solid converts into liquid state. क्या बोलोगे? The process by which a solid converts into liquid state by application of heat. Obviously बिना हीट करे पॉसिबल नहीं है। तो by application of heat is called melting या फिर फ्यूजन। तो अगर आप डिफाइन करना चाहो तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। क्या होती है? ये एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड किसमें चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट अगर आप कर दो सॉलिड को तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, सॉलिड का पिघलना, या फिर फ्यूजन भी बोल सकते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, ये मैंने उस दिन भी बताई थी मेल्टिंग क्या होती है। अब इसको समझते हैं कि होता क्या है इसमें, क्या चेंजेस आते हैं ऐसे कि हीट करने पे सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। तो मान लो ये मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, कोई भी सॉलिड ले लिया है।
ये मैंने क्या ले लिया, कोई भी सॉलिड ले लिया। अच्छा, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, ठीक है। अब ये एकदम पास पास होते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे अपन एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं यहाँ पे। बट ये मान के चलो बहुत पास होते हैं, ये तो मैंने थोड़े से जानबूझ के स्पेस क्रिएट करके इनको ड्रॉ किया है, बट ये बहुत ही नजदीक होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। ये दो स्पेस क्या होता है, ना के बराबर। तो ये मान लो कोई सॉलिड है, सॉलिड का ब्लॉक है, और ये क्या है, इसके अंदर के पार्टिकल्स हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं, स्पेस बहुत कम होता है। अच्छा, जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे पार्टिकल्स की, तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, याद है, कि पार्टिकल्स जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव भी करते हैं। ये क्या शो करते हैं, जिगजैग मोशन, जिसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते थे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो सॉलिड जो है इसमें पार्टिकल्स क्या हो रहे होंगे, मूव हो रहे होंगे। भाई कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी, जब भी कोई चीज मूव होती है तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। बट सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है बच्चों, कम होती है ना, दे हैव लेसर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, आपकी एनर्जी डाउन है, तो आप ज्यादा मूवमेंट नहीं करोगे ना, आप एक जगह शांति से बैठे रहोगे। या जैसे आपको बहुत आलस आ रहा है किसी दिन, है ना, तो आप पानी लेने तक नहीं उठोगे, किसी और को बोल दोगे यार पानी दे दो यार, ज्यादा से ज्यादा हाथ इधर उधर करोगे, बस चल के नहीं जा पाओगे आप आलस के कारण। तो ये बहुत आलसी है मॉलिक्यूल्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। काइनेटिक एनर्जी कम, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा। यानी कि इस वक्त ये पार्टिकल्स मूव तो हो रहे हैं, ऐसा मत बोलना कि सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता, होता है पर ना के बराबर, बहुत ही कम। तो बेसिकली होते क्या है, ये वाइब्रेट होते हैं। ये देखो, ये जो मैं लाइन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये लाइन लाइन का मतलब क्या है, इसको इमेजिन करो कि ये वाइब्रेट हो रहे हैं। जब भी कोई चीज वाइब्रेट होती है ना, तो उसके लिए हम इस तरह से साइन से इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक लाइन सबके आगे ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल्स इस वक्त क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं अपनी जगह पे, अपनी ही पोजीशन पे दे आर वाइब्रेटिंग। देखो लग रहा है ना ऐसा डायग्राम से कि इस तरह से ये हिल रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं। अब प्रॉपर मोशन तो नहीं कर सकते ना यहाँ पे, क्योंकि जगह ही नहीं है उतनी जिगजैग मोशन करने के लिए। सो दे आर मूविंग एट देयर फिक्स्ड पोजीशन, अपनी जगह पे बस ऐसे ऐसे से वाइब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है। अब आपने मान लो क्या करा, अब आपने इसको मान लो कर दिया हीट, आपने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। ये लो, यहां से मैंने नीचे इसको जला दिया, यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। मान लो यहाँ बर्नर लगा दूं मैं, कोई भी गैस बर्नर। तो अब आपने पार्टिकल्स को हीट किया, और बच्चों हीट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। भाई जैसे काइनेटिक एनर्जी एक टाइप की एनर्जी होती है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो अब आप इसको हीट कर रहे हो, मतलब कि आप इन पार्टिकल्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। है जरूर दूसरी फॉर्म एनर्जी की, बट है तो एनर्जी ना अल्टीमेटली। तो होगा क्या, जैसे ही आपने सॉलिड को हीट किया, हीट की जो एनर्जी है वो एनर्जी जाकर के कौन अब्सॉर्ब कर लेंगे, ये पार्टिकल्स। तो बेसिकली एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, ऐड हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है। अब जब ये पार्टिकल्स के पास ये हीट एनर्जी आ जाएगी, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी तो पहले से ही थी इनके पास, इन एडिशन आपने और एनर्जी दे दी, तो अब इनकी एनर्जी बढ़ गई। अब आपकी एनर्जी बढ़ गई, तो अब जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनका मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब ये और तेज तेज स्पीड से वाइब्रेट करने लगेंगे, और तेज तेज स्पीड से इनका मूवमेंट होने लग जाएगा। तो देखो क्या होगा, अब ये पार्टिकल बहुत फास्ट मूवमेंट करेंगे। फास्ट मूवमेंट करने के चक्कर में ये क्या होंगे, फैलने की कोशिश करेंगे। भाई दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे ना। आप 10 लोगों को एक साथ एक जगह खड़ा कर दो और सबके सब खूब फुल एनर्जी में हैं, तो वो एक जगह टिकेंगे ही नहीं, वो एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करेंगे, ज्यादा ज्यादा मोशन के चक्कर में एक दूसरे को पुश करेंगे, और पुश करने के चक्कर में इनके बीच में क्या बढ़ जाएगा, रेस बढ़ जाएगा। ये देखो, ये मान लो पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर दूर बना दिए मैंने। अब क्यों दूर दूर बनाए, समझ रहे हो लॉजिक, क्योंकि अब ये फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। ये देखो, पहले नॉर्मल वाइब्रेशन हो रहे थे, अब ये देखो कि तेज तेज वाइब्रेशन कर रहे हैं। ये देखो, इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है।
देखो फास्ट वाइब्रेशन हो गया, दो दो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, दो दो सर्कल का मतलब ये है कि इनके मूवमेंट की स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये लो पूरा ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरीके से, समझ में आ रहा है। अब देखो इसके मुकाबले यहाँ पे मूवमेंट क्या हो गया, फास्टर हो गया ना, और पार्टिकल्स के बीच का स्पेस भी बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में। देखो यहाँ पे स्पेस बहुत कम था, यहाँ स्पेस इंक्रीज हो गया, तो स्पेस इंक्रीज हो गया, साथ ही साथ पार्टिकल्स के मूवमेंट की स्पीड भी बढ़ गई, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो गई। अब जब इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, इनका मूवमेंट भी फास्ट हो रहा है, इनके बीच में स्पेस भी बढ़ गया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सीधे सीधे किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड स्टेट में। भाई लिक्विड स्टेट की यही तो खासियत होती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मूवमेंट भी क्या होता है, फास्टर होता है। ठीक है, फास्टर मूवमेंट बोल सकते हो, फास्टर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और तेज स्पीड से ये वाइब्रेट करेंगे। तो ये है मैकेनिज्म किसका, मेल्टिंग का या फ्यूजन का। अब जैसे यहाँ पे सॉलिड में मान लो आपने क्या ले लिया, आइस ले लिया, आइस को आपने जैसे हीट किया तो वो आइस क्या होगी, उसके पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करके तेज तेज वाइब्रेट होने लगेंगे और अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर। भाई आइस की लिक्विड स्टेट क्या होती है, वाटर होती है। तो इसको हमने बोल दिया क्या कि आइस मेल्ट हो गई, इसका फ्यूजन हो गया। क्लियर हुई कहानी। तो ये मैकेनिज्म हो गया मेल्टिंग का, फ्यूजन का, इसको नोट कर लो। अब इसको अपन पॉइंट्स में लिख लेते हैं, एक जगह इसको अपन पॉइंट्स में नोट डाउन कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक है, तो ये लिख लिया डायग्राम, ये डायग्राम बना लो, बनाना चाहते हो तो डायग्राम बना सकते हो। बना लिया डायग्राम, चलो डायग्राम बता रहा हूँ, समझ में आ गया ना। क्या किया, हीट करने से पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि आपने हीट के फॉर्म में उनको क्या दे दी, एडिशनल एनर्जी दे दी ना, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई उनको। ठीक है, तो आप तेज मूवमेंट करने लग गए हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature of solid, on increasing temperature of solid क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। क्या हुआ था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। भाई आपने हीट किया, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया ना, हीट करना मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने किसका, सॉलिड का, तो इसके कारण क्या हो गया, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या हुआ, हाँ, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं के, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, पार्टिकल्स और तेज वाइब्रेट होने लग गए। तो द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ इंक्रीज स्पीड। समझ रहे हो क्या हुआ, आपने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया सॉलिड का, हीट एनर्जी सॉलिड ने अब्सॉर्ब की और ओवरऑल क्या हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई पार्टिकल्स की। ठीक है, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ इंक्रीज स्पीड। जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, अभी ये थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से, अब आपने इस पार्टिकल को क्या कर दिया, हीट कर दिया, आपने इसको हीट एनर्जी दे दी, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब ये और फास्टर मूवमेंट करने लगेगा, ये देखो जगह जगह मूव हो रहा है रैंडम डायरेक्शन में, तो मूवमेंट क्या हो गया, पार्टिकल का फास्ट हो गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, समझ में आई बात। अब फास्ट मूवमेंट होने से हुआ क्या, बेसिकली देखो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में भी क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। अब आपने किसी पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा दी, अभी मान लो ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल अभी एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्टेड है, आसपास है एक दूसरे के। अब आपने इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो इनका मूवमेंट फास्ट हो गया,
जब भी किसी दो चीजों का मूवमेंट फास्ट हो जाएगा तो क्या वो एक दूसरे के पास रहेंगे? नहीं ना, एक दूसरे से दूर जाएंगे ना। दूर जाने का मतलब क्या हुआ, उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई? कमजोर हो गई, वीक हो गई उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही रीजन है कि पार्टिकल एक दूसरे के क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। ठीक है भाई, दो लोगों के बीच में बॉन्ड या अट्रैक्शन तब तक ही है जब दोनों के दोनों आइडियल है, ज्यादा तेज मूवमेंट नहीं कर रहे। बट अब फास्ट मूवमेंट हो जाएगा तो बॉन्ड टूट जाएंगे ना, अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। यहाँ पे लिख सकते हो द एक्सेसिव एनर्जी, द एक्सेसिव एनर्जी, लिखते जाना, द एक्सेसिव एनर्जी सप्लाइड बाय हीट। क्या हुआ था? द एक्सेसिव एनर्जी सप्लाइड बाय हीट वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आपने एक्सेसिव एनर्जी सप्लाई करी थी हीट के फॉर्म में, उसने किया क्या एक्चुअली में? वीकन्स दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, कॉजिंग देम टू मूव मोर फ्रीली। ठीक है, इसके कारण हुआ क्या? इट कॉजिंग देम टू मूव मोर फ्रीली। ठीक है, तो क्या हुआ? आपने जो एक्सेसिव एनर्जी सप्लाई की थी हीट के फॉर्म में, उसने किया क्या एक्चुअली? उसने उन पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो उनको बांध के रखी थी एक जगह पे, जाने नहीं दे रही थी दूर, आपने उसको कमजोर कर दिया। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उनकी, तो कमजोर हो गई, वीक हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गई, अब दोनों का बंधन टूट गया, तो अब ये दोनों आजाद हो गए ना, अब इनको और फ्रीडम मिल गई मूव होने की। तो देयर बाय कॉजिंग देम टू मूव मोर फ्रीली, तो फ्रीली मूव होने लग गए। बस जिस पॉइंट पे इनका मूवमेंट फास्ट हो गया, जिस पॉइंट पे इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ गई, ठीक उसी पॉइंट पे, ठीक उसी टेम्परेचर पे आपका ये जो सॉलिड जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। एट दिस पॉइंट सॉलिड स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट solid starts getting converted into liquid and called melting। तो इसी को melting बोलते हैं, and called melting या फ्यूजन। तो पहले डेफिनेशन लिखा दी इसकी और उसको एक्सप्लेन कर दिया 4 पॉइंट में, डायग्राम जो बताया था उसी को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इनके मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाए, है ना, या जिस पॉइंट पे पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्ट हो जाए, उसी पॉइंट पे आपका जो सॉलिड होता है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? लिक्विड में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो किसी सब्सटेंस को ना, सॉलिड को आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। हीट करने का मतलब क्या होता है? आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसका, है ना। अब टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, ये यूनिट होती है उसकी। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। मान लो टेम्परेचर पहले था 1 डिग्री सेल्सियस, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, और फिर एक टेम्परेचर ऐसा आया कि उस टेम्परेचर पे वो सॉलिड किसमें कन्वर्ट होने लग गया? लिक्विड में। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एक टेम्परेचर की वैल्यू तो होगी ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि आप हीट करे पड़े हो, रात भर हीट कर रहे हो, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। एक कोई वैल्यू तो होगी ना, हीट करने की भी कोई वैल्यू होगी, लिमिट होगी कि हाँ इसको इतना हीट किया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या हो सकता है इसको 2 घंटे हीट किया तब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है हर सॉलिड का, जिस टेम्परेचर पे वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है? लिक्विड में। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। भाई जिस पॉइंट पे मेल्टिंग होने लग जाए, जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होने लग जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेचर एट विच solid starts converting into liquid, the temperature at which solid
starts melting into liquid is called melting point, is called melting point। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट हर एक सॉलिड का अलग अलग होता है। डिफरेंट सॉलिड ले लो, सबके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, इसको आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, पानी। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट सबको पता होना चाहिए, ये होता है लगभग 273.16 केल्विन। के क्या होता है, केल्विन इज अ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये एसआई यूनिट होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे लेटर ऑन, केल्विन क्या होता है। एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है फ़ारेनहाइट, अलग अलग टेम्परेचर के स्केल्स होते हैं। तो 273.16 केल्विन, कभी कभी हम 273 केल्विन भी बोल देते हैं राउंड फिगर में। डिग्री सेल्सियस में ये कितना होता है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस, 0। तो आइस जो रहती है वो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगी, इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगी, वो लिक्विड में। आइस जो होती है ये माइनस टेम्परेचर में ही सर्वाइव करती है। 0 डिग्री सेल्सियस के और नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव टेम्परेचर आ जाएगा ना, -1 -2। तो आइस जो होती है वो नेगेटिव टेम्परेचर में ही रहती है। अब जैसे आपने 0 टेम्परेचर किया तो 0 के बाद क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, बस। जैसे ही 0 आया टेम्परेचर, वैसे ही आइस किसमें कन्वर्ट होने लग जाती है, लिक्विड में, दैट इज वाटर में। अब ये सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग सॉलिड ले लो, उन सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। किसी का हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस हो, है ना। तो सबका अलग अलग टेम्परेचर जोन होती है जिसपे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। तो क्लियर हुई कहानी। तो ये था पूरा फंडा मेल्टिंग का या फ्यूजन का। मेल्टिंग या फ्यूजन एक ही चीज है, उसका मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन। ऑब्वियसली हीट अप्लाई करने पे, क्योंकि हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। क्या होता है ये भी डायग्राम से समझा दिया। जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो पार्टिकल्स हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये देखो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल तेज वाइब्रेट होने लगेंगे। और तेज वाइब्रेशन होने के कारण क्या होता है, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाती है एंड कॉजिंग देम टू मूव मोर फ्रीली। मतलब वही एक ही बात हो गई, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होने से तेज मूव हो रहे हैं। या ये भी बोल सकते हो कि तेज मूव होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही थी, कमजोर हो रही थी। तो वाइस वर्सा है, एक चीज को दूसरे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या, पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ गया और दूर दूर हो गए और वो किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। और जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है, सबको पूछते हैं क्वेश्चंस में। तो क्लियर हो गई कहानी, सबको समझ में आया। मिटा दूं इसको, लिख लिया, चलो। तो ये था मेल्टिंग या फ्यूजन, ये था कंसेप्ट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन। अब देखो, इसमें एक हेडिंग और आती है मेल्टिंग और फ्यूजन के अंदर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट नोट बहुत आता है उसके ऊपर, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और वो है बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगली हेडिंग डालेंगे इसी में अगली हेडिंग आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये क्या होता है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की लेटेंट हीट क्या मतलब है इससे। चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, पहले इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको अपन लिख लेते हैं, फिर उसको हम समझेंगे अच्छे से, डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द हीट एनर्जी, ध्यान से देखना डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लो। द हीट एनर्जी which is supplied, the heat energy which is supplied to change the state of,
स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन पढ़ रहे हैं ना हम, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले डेफिनेशन लिख लो, पहले इसको नोट कर लो, सब लोग नोट कर लो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है? द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ a solid to liquid is called latent heat of fusion। अब देखो मतलब क्या है इसका। द हीट एनर्जी पता है ना क्या होती है भाई? हीट करने का मतलब ही होता है आप क्या दे रहे हो उसको, हीट एनर्जी। तो द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड, वो हीट एनर्जी जो आपने सप्लाई करी थी किसके लिए? टू चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट आपने दी इसको, भाई आप तो नीचे से आग लगा के छोड़ दिए थे, अब आग लगाओगे तो आग से क्या जनरेट होगी? हीट एनर्जी। तो भाई वो कुछ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, है ना? पूरी हीट एनर्जी तो लेने की जरूरत नहीं है उसको, वो उतनी हीट एनर्जी सॉलिड उसमें से अब्सॉर्ब कर लेगा जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। तो जितनी हीट एनर्जी उसने अब्सॉर्ब करी सॉलिड ने लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, या जितनी हीट एनर्जी आपने सप्लाई करी टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब समझते हैं इसको डायग्राम से। देखो पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन मतलब छुपा हुआ, छुपी हुई हीट है। इसका मतलब समझते हैं क्या मतलब है छुपी हुई हीट से। देखो अपन प्रोसेस देखते हैं, मेल्टिंग की प्रोसेस समझते हैं। क्या हो रही थी मेल्टिंग में? जैसे आइस का एग्जांपल ले लेते हैं, सॉलिड से क्या बनने वाला है? लिक्विड बनने वाला है, ठीक है? मेल्टिंग में यही होता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या ले ली? आइस सब जानते हैं सॉलिड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सॉलिड होती है आइस। अब देखो आइस जो होती है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रेंज होती है जिसपे अगर आप पानी को रख दो तो वो किस फॉर्म में आ जाता है? आइस की फॉर्म में। भाई जैसे हम फ्रीजर में पानी रखते हैं ट्रे में डाल के, तो क्या होता है कुछ समय बाद वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रीजर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज होती है। तो मान लेते हैं ये टेम्परेचर है -18 डिग्री सेल्सियस। जनरली जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनके फ्रीजर का टेम्परेचर रेंज लगभग इतना होता है। तो आइस अभी किस पे है? मान लो इनिशियली अभी जब आपने हीट नहीं किया है आइस को, अभी आपने आइस को हीट नहीं किया है, तो अभी इसका टेम्परेचर कितना है? -18 डिग्री सेल्सियस का। अब आपने क्या किया? इसको हीट करना स्टार्ट किया। नाउ यू स्टार्ट हीटिंग दिस आइस। अब होगा क्या? देखो हीट करने से हम क्या दे रहे हैं? इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से मतलब क्या होता है? अभी इस आइस का टेम्परेचर कितना है? -18। अब आप हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब -18 से कितना हो जाएगा? -17। भाई नेगेटिव में उल्टा जाता है ना। फिर -16, -15, -14, 13, 12, 11, 10, 9, क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि आप आइस को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। तो बढ़ते एक पॉइंट कौन सा आएगा? जब इस आइस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। भाई माइनस में है ना 18, माइनस में अगर आप किसी चीज को बढ़ाते हो तो वैल्यू ऐसी तो जाएगी 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12। मैथ्स में पढ़ते हो ना इंटीजर, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, 0 के। तो बढ़ते टेम्परेचर कितना आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या करा? कुछ हीट दे करके आइस के टेम्परेचर को बढ़ाया है आपने। अभी ध्यान देना, अभी आइस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई है, अभी जस्ट आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब जैसे ही इसके बाद आप इसको कंटिन्यूअस हीट करना स्टार्ट रखोगे, देखो एक बार आपने हीट किया आइस को तो उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ,
इसके बाद भी अगर आप इसको हीट करना कंटिन्यू रखते हो तो अल्टीमेटली अब टेम्परेचर क्या होगा, अब 0 से बढ़ना स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब सीधे सीधे आइस किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, वाटर में। भाई 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज होके कितना हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस, और ठीक 0 डिग्री सेल्सियस होते ही आइस किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, पानी में, किसमें, वाटर में। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, यहीं पे आएगा अब लेटेंट हीट, ध्यान से देखना। होता क्या है, जब आपने यहां से यहां आइस को हीट किया तो देखो टेम्परेचर बढ़ाना, -18 से कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, इसके बाद भी अगर आप आइस को हीट करे पड़े हो तो टेम्परेचर और बढ़ना चाहिए, है ना भाई, 0 के बाद और क्या आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। बट हुआ क्या, इसका भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो क्या हो रहा है भाई, जब यहाँ पे हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ रहा था तो कायदे से यहाँ पे और हीट करने पे टेम्परेचर और बढ़ना चाहिए। बट हुआ क्या, आपने थर्मामीटर लगा के चेक किया और आपने देखा कि जिस टेम्परेचर पे आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और जैसे ही वो आइस वाटर में कन्वर्ट हुई तो पानी का टेम्परेचर भी 0 ही है। अब आप यहाँ पे कितना भी हीट कर लो, कितना भी हीट कर लो, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। मतलब ध्यान से देखो, फेज कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, इसके बावजूद भी हीट आप कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो टेम्परेचर सिर्फ यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, फिर वो हीट गई कहाँ, किधर चली गई, किधर डिसअपियर हो गई, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो देखो दो टाइप की हीट होती है। ये वाली हीट कौन सी थी, जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही थी, है ना। इस हीट की मदद से आपने टेम्परेचर को क्या किया, चेंज किया, देखो -18 से 0 हो गया। इस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट, सेंसिबल है, ठीक है। इस हीट को हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। मतलब सेंसिबल हीट यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज द टाइप ऑफ हीट विच यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। जिस हीट की मदद से आपने सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया, उस हीट को हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। तो ये वाली हीट तो हमको दिखाई पड़ती है, मतलब इसको आप थर्मामीटर से मेजर कर सकते हो। थर्मामीटर डाल के पता कर लो कितनी हीट दी आपने, -18 से 0 गिन लो, 18 डिग्री सेल्सियस हीट दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली हीट तो आप देख सकते हो, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। बट यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने हीट किया तो आइस से वाटर तो बन गया, बट वो हीट जो है उसका टेम्परेचर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा, टेम्परेचर तो उतना ही है अभी भी, जबकि यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ना था, 1 2 3 5 6 डिग्री सेल्सियस होना था, टेम्परेचर उतना का उतना ही है। तो हम क्या बोलते हैं, ये हीट ना कहीं जाके छुप गई, कंटेनर में ही कहीं ना कहीं जाके ये छुप गई, गायब हो गई, इसलिए वर्ड क्या यूज करते हैं, लेटेंट हीट, हिडन। लेटेंट मतलब क्या होता है, हिडन, छुप गई, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी लेटेंट हीट। तो ये कौन सी हीट है, देखो, दिस इज द हीट required to change solid to liquid। देखो दोनों हीट का फंक्शन अलग अलग है। ये वाली हीट किस में इस्तेमाल हो रही थी, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करने में। इस हीट का काम था सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना, इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब इसका काम खत्म। इसके बाद जो हीट आप दे रहे हो, जो एक्सेसिव हीट आपने देना कंटिन्यू रखा, उस हीट का काम क्या था, दिस हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड टू लिक्विड। ये हीट ने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, टेम्परेचर उतना का उतना ही है, 0 अभी भी था, 0 अभी भी है। इस हीट का काम क्या है, सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का। तो देखो यही तो डेफिनेशन है, द हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दी जाने वाली जो हीट एनर्जी को होती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, जबकि ये वाली क्या होती है, सेंसिबल हीट। तो दो तरीके की हीट एनर्जी होती है, समझ में आ गया। पहले जब आप हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा सिर्फ,
दैट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। और फिर उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर देना कंटिन्यू करोगे या हीट करना कंटिन्यू करोगे तो आइस वाटर में तो कन्वर्ट हो जाएगी, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा जो आइस का था वही वाटर का। तो ये हीट हम बोलते हैं छुप गई, कहीं डिसअपियर हो गई, इसलिए नाम यूज करते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिखा देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले लिख लो कि लेटेंट हीट डज नॉट चेंजेस द टेम्परेचर। मतलब ये है इसका, ये हीट ना अपना काम खत्म करके छुप गई, इसका काम था सॉलिड से लिक्विड बनाना, आप खत्म, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है। तो लेटेंट हीट कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती, चेंज नहीं करती। क्यों बोलते हैं इसको लेटेंट हीट? इट इज कॉल्ड latent heat, it is called latent heat because it becomes hidden in the substance, because it becomes hidden in the substance। जो सब्सटेंस जिसका आप मेल्टिंग कर रहे हो उसी में क्या हो गई है, छुप गई कहीं, हिडन इन दी सब्सटेंस, अंडरगोइंग स्टेट चेंज, अंडरगोइंग स्टेट चेंज। जिस सब्सटेंस का स्टेट चेंज कर रहे हो आप, उसी सब्सटेंस के अंदर जा करके कहीं ये हिडन हो गई, छुप गई, इसको आप नहीं पता लगा पाओगे। भाई हीट को डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है और वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर लगाओ, टेम्परेचर की रीडिंग आ जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। वही एकमात्र तरीका होता है ये पता करने का कि हीट कितनी दे रहे हैं और कहाँ गई हीट। तो यहाँ वाली हीट को तो आप मेजर कर पा रहे हो क्योंकि ये टेम्परेचर लिटरली बढ़ा रही है 18 से 0, पर यहाँ तो टेम्परेचर उतना का उतना ही है, कैसे पता करोगे? छुप गई है, ठीक है, डिसअपियर हो गई कहीं, तो उसको इसलिए हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये गई तो गई कहाँ? किधर चली गई? कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो हुई होगी। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि ये हीट ने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया और कहीं छुप गई जाके। कोई भी चीज छुपना मतलब लिटरली, मतलब लेटेंट हिडन का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम डिसअपियर ही हो गई। हाँ, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, इसलिए हिडन वर्ड यूज किया है। बट सवाल ये उठता है कहीं ना कहीं तो यूज हुई होगी। इतनी हीट आप जो दे रहे हो कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो हुई होगी, तभी वो आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये हीट एक्चुअली पता है कहाँ यूज हो गई? ये हीट यूज हो गई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में। अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कैसे होता है? जब उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाते हैं। तो जब आप आइस के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर कर रहे थे, तो उसको कमजोर करने के लिए ही तो ये हीट यूज हो रही थी। समझ रहे हो? आइस के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हुआ, तभी तो वो पानी में कन्वर्ट हुआ। तो उसको कमजोर कर कौन रहा है? उसको कमजोर यही हीट कर रही है। तो इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है? इस हीट ने क्या किया? अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। इसने उसके पार्टिकल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर कर दी और कमजोर करके ये खत्म हो गई। इसलिए इसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना भी बढ़ा दो, अब वो तो चली गई हीट, उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया यहाँ पे। तो टेम्परेचर बढ़ा के भी क्या करोगे? कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो लेटेंट हीट कहाँ यूज हो जाती है? द लेटेंट हीट इज यूटिलाइज्ड, द लेटेंट हीट इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है? इतनी चीज कहाँ चलेगी? देखो यहां से यहाँ वाली हीट तो आपको पता है, यहां से यहाँ वाली हीट जब आप कर रहे थे, जब आप इधर से इधर हीट कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई फेस चेंज थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ भी आइस है, यहाँ भी आइस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उतनी ही है। तो यहाँ पे जो हीट आप दे रहे थे वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रही थी। एक्चुअल कहानी यहाँ हुई है। अब इसके बाद आप हीट कर रहे हो तो देखो ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ रहे हैं। अब उनको कमजोर करने के लिए किसी की जरूरत तो पड़ेगी, कैसे तोड़ोगे उनके बॉन्ड को? तो ये हीट इस एक्चुअली काम में यूज हो जा रही है, इस कारण से वो खत्म हो गई वहां पे। अब वो दिखेगी ही नहीं, नजर ही नहीं आनी आपको, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो ये होती है लेटेंट हीट।
और इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये फ्यूजन के दौरान हो रही है ना, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तभी की कहानी है। ऐसे ही जब लिक्विड से गैस पढ़ेंगे हम तो वहां पे भी एक लेटेंट हीट आएगी, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो भी सेम चीज है। जैसे आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो वहां भी सेम फंडा होगा। लिक्विड का टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट हुई तो गैस का टेम्परेचर भी 100 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हीट करते जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक बार वो कन्वर्ट हो गया दूसरे स्टेट में, फिर आप कितना भी हीट कर दो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बस इसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। तो क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। ये है लेटेंट हीट का कंसेप्ट। समझ में आया क्या होती है लेटेंट हीट? ठीक है। अच्छा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? देखो, इसको हम ऐसे रैंडमली डिफाइन नहीं करते, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। यहाँ पे आप किसको हीट कर रहे हो? आइस को। किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? पानी में। तो 1 किलो आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए दी गई एनर्जी या दी गई हीट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। डेफिनेशंस ना एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए दिया जाता है। अब आइस मतलब कितनी आइस? भाई आपने बाल्टी भर के आइस ली हुई है, क्या आपने छोटा सा आइस का टुकड़ा लिया हुआ है? वो भी तो डिपेंड करता है, अमाउंट भी तो डिपेंड करता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में डिफाइन करते हैं हम इन सब चीजों को। तो आइस मान लो आपने 1 किलो ले ली, 1 किलो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो दी गई हीट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है, ऊपर वाली डेफिनेशन भी सही है, बट दिस इज द एक्चुअल एनसीईआरटी डेफिनेशन। वो भी लिख सकते हो, वो भी सही है, वो समझाने के लिए लिखा था मैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required, the amount of heat energy required to change 1 kg of solid, required to change 1 kg of solid, ठीक है। अब आइस ले लो, 1 kg of solid to liquid state, 1 kg of solid to liquid state at, देखो इसमें एक चीज और लिख रहा हूं, at atmospheric pressure, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है कि आपने प्रेशर कांस्टेंट ले रखा है। भाई अगर आप प्रेशर भी कम ज्यादा करोगे ना यहाँ पे, तो कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल होता है फेस चेंज के लिए, है ना, वो अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी एक को समझ पाओगे ना। दोनों को इंक्रीज डिक्रीज करने बैठ जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं हम कांस्टेंट, मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, जो एयर हम जो दबाव बनाती है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑब्वियसली एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये सारी कहानी तभी वैलिड है जब आप मेल्टिंग पॉइंट को ध्यान में रख रहे हो। मेल्टिंग पॉइंट पे हो रही है कहानी सारी, है ना, इसी पॉइंट पे तो ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, आगे लगा लो, ठीक है। इट्स कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, is called latent heat of fusion। और आइस का एग्जांपल पढ़ रहे थे ना अपन यहाँ, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू जो है वो याद कर लो कितनी होती है। ये होती है 3.34 इंटू 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 मतलब 1 के बाद 5 जीरो, 10 के बाद 5 जीरो ना, 10 टू दी पावर 5 जूल्स पर केजी। जूल होती है यूनिट किसकी? एनर्जी की। तो जूल पर केजी मतलब पर केजी यानी कि 1 किलो। हर 1 किलो आइस को, 1 किलो आइस को मेल्ट करने के लिए या वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी दे रहे हो आप? इतनी, 3.34 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। तो पर केजी का मतलब क्या है? क्योंकि डेफिनेशन आपने देखो 1 केजी के लिए दी हुई है सॉलिड की, तो 1 केजी आइस को मेल्ट करने के लिए इतनी एनर्जी आप दे रहे हो, तो ये इसकी लेटेंट हीट हो गई। तो इतनी हीट है एक्चुअली, जहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो, इतनी हीट यहाँ पे अब्सॉर्ब हो रही है। तो ये आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। इतनी हीट सेक्रीफाइस हो रही है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को आइस के कमजोर करने के लिए। तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया मेल्टिंग का। मेल्टिंग और फ्यूजन कंप्लीट हो गया आज अपना। साथ ही साथ लेटेंट हीट का कंसेप्ट भी हमने समझ लिया। इसको अच्छे से पढ़ लो,
इसको अच्छे से पढ़ लिया तो इसका अपोजिट वाला सेम। भाई सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, तो लिक्विड से सॉलिड क्या होता है? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। वहां भी सेम कहानी होगी, सेम फंडा, सेम मैकेनिज्म। वहां भी, वहां पे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, इसको नोट कर लेना, नोट्स बनाते रहना इसके, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू होंगे, या तो वेपराइजेशन पहले पढ़ लेंगे। सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो लिक्विड के बाद क्या आता है? गैस आता है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद अपन पीछे वाला भी देख लेंगे, ठंडा करने पे क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, नोट कर लेना इसको।